तो जीओसी के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं उस टॉपिक का नाम होगा चार्ज डेवलपमेंट इफेक्ट। ध्यान देना बेटा, हम लोग जो टॉपिक आज डिस्कस करने चल रहे हैं वो टॉपिक का नाम है क्या चीज? तो वो टॉपिक का नाम है चार्ज डेवलपमेंट इफेक्ट। देखना, एक बात समझना, ये चार्ज डेवलपमेंट इफेक्ट का महत्व क्या है, मानिए इसका जरूरत क्या है, ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, जैसे मान लो कहीं पर एक कार्बन का चेन दिया हुआ है, ठीक है, बढ़िया कार्बन का चेन है, और मान लो किन्हीं कारणों से कार्बन के इस चेन के किसी कार्बन पर हल्का सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा हुआ है। यहां पर मान लेते हैं निगेटिव चार्ज है या पार्शियल निगेटिव चार्ज है, ठीक है बेटा। अब मान लो यहां अगर निगेटिव चार्ज है और इसको हमने किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करवाया है, हमने यहां पर अटैकिंग रिएजेंट के रूप में क्या ले लिया है? इलेक्ट्रोफाइल ले लिया है। अच्छा ये बताओ, यह इलेक्ट्रोफाइल इस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा तो वो कहां जाकर अटैक करेगा? क्या ये सोचने में कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है या बहुत सिंपल सा चीज है? अरे बेटा, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल सा केस है कि वो उस पर पॉजिटिव चार्ज है, वो निश्चित रूप से वहीं जाकर अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा हुआ है, ये यहां जाकर अटैक करेगा। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा था अटैकिंग रिएजेंट कौन कैसा होता है। अगर अटैकिंग रिएजेंट हम लोगों का पहचान में आ गया और साथ में यह भी चीज पता चल जाए कि किसी कार्बन के चेन में कहां कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है, तो रिएक्शन के बारे में कम से कम एक कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कौन सा चीज? कि रिएक्शन का स्पॉट कौन सा होने वाला है, वो कहां जाकर अटैक करने वाला है। अरे बेटा, रिएक्शन का स्पॉट अगर पता हो जाए तो भी कई सारे क्वेश्चन में अंदाजा लग जाता है कि अच्छा ये यही प्रोडक्ट हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग अटैकिंग रिएजेंट को देखने के बाद हम लोग जो अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं वो होगा क्या चीज? चार्ज डेवलपमेंट इफेक्ट। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में चार्ज डेवलप होने वाले कुछ इफेक्ट्स जो होते हैं उसमें से एक को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, एक को बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन, एक को बोलते हैं रेजोनेंस के कारण भी बहुत बार चार्ज डेवलप होता है, और एक को बोलते हैं एरोमेटिसिटी के कारण भी कई बार चार्ज डेवलप होता है। तो चार्ज डेवलपमेंट इफेक्ट में हम लोग इतने चीजों के बारे में पढ़ने चल रहे हैं: इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी। तो इसमें पहला टॉपिक हम शुरू करने चल रहे हैं और इस पहले टॉपिक को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? तो इस पहले टॉपिक को हम लोग नाम देने चल रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट। जो पहला चार्ज डेवलपमेंट इफेक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? इंडक्टिव इफेक्ट। ये इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, इसको वास्तविक रूप में समझिएगा। जानते हो बेटा, अगर किसी कार्बन चेन माने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का ही कोई भाग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने लगे या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का ही कोई भाग इलेक्ट्रॉन पुशिंग होने लगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप के कारण अगर किसी कार्बन चेन पर कोई चार्ज डेवलप हो रहा है, मॉलिक्यूल के अंदर ही मौजूद किसी इलेक्ट्रॉन पुशिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण अगर कार्बन चेन पे कोई चार्ज डेवलप हो रहा है, तो इस इफेक्ट को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज? इंडक्टिव इफेक्ट नाम देते हैं। इस इफेक्ट को हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। सुनते रहना बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट में असल में होता क्या है। जैसे देखो, यह मान लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा कि इनके और इनके बीच में ये जो सिग्मा बॉन्ड वाला बॉन्ड पेयर है उसको थोड़ा सा अपने तरफ ज्यादा विड्रॉ कर लेगा। या ये अगर इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा
कि इनके और इनके बीच में जो ये सिग्मा बॉन्ड पेयर है इसको थोड़ा सा कार्बन के तरफ और पुश कर देगा, यही होगा ना। तो थोड़ा विड्रॉ कर लेने के कारण, इस बॉन्ड पेयर को थोड़ा अपने तरफ विड्रॉ कर लेने के कारण इस पर हल्का सा माइनस चार्ज और इस पर हल्का सा कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है तो यह सिग्मा बॉन्ड पेयर को हल्का सा कार्बन के तरफ ज्यादा पुश कर देता है, तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन कार्बन के तरफ ज्यादा नजदीक आ जाने के कारण इस पर हल्का सा माइनस और इस पर हल्का सा कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अरे बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट में ये जो चीज अभी बताए हैं इस आधार पर कुछ खासियत जो इसमें डेवलप होता है उसके बारे में बोलते चलते हैं, सुनते चले। पहला पॉइंट इंडक्टिव इफेक्ट में, अरे बेटा पहला इंडक्टिव इफेक्ट का खासियत जो हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं वो ये है कि यहाँ पर पार्शियल चार्ज डेवलप होता है। जो चार्ज डेवलप होता है वो कार्बन चेन पर कैसा चार्ज डेवलप होता है, छोटा सा। इंडक्टिव इफेक्ट में जो चार्ज डेवलप होता है अमाउंट वाइज बहुत कम होता है, बहुत छोटा सा होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में जो चार्ज डेवलप होता है वो पार्शियल होता है। दूसरा, जिन इलेक्ट्रॉनों का उधर या इधर शिफ्टिंग होता है वो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में जो चार्ज डेवलप होता है वो किस बॉन्ड से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है, तो सिग्मा। यहां पर जो चार्ज डेवलप होता है वो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। जानते हो बेटा, यह एक परमानेंट इफेक्ट है। यह कैसा इफेक्ट है, एक परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट क्या हुआ सर, टेम्पोररी क्या हुआ, परमानेंट क्या हुआ? तो टेम्पोररी इफेक्ट होता है कि शुरू से मॉलिक्यूल में कोई चार्ज ना हो, बट रिएक्शन के समय किसी बॉन्ड के खुलने या बंद होने के कारण चार्ज डेवलप हो जाए। शुरू से चार्ज ना हो बट एट द टाइम ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूल में चार्ज अपीयर होने लगे, तो फिर उसको टेम्पोररी बोलते हैं कि भाई रिएक्शन के समय देखो देखो अभी इसमें चार्ज डेवलप हुआ है। बट अगर किसी मॉलिक्यूल में चार्ज रिएक्शन के शुरुआती रिएक्शन के पहले से ही डेवलप है तो उसको परमानेंट। तो यहां पर ये मॉलिक्यूल किसी रिएक्शन में जाए या न जाए, ये क्वांटिटी वाला चार्ज हमेशा दिखता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसी मॉलिक्यूल का एक भाग है जिसके कारण वो चार्ज डेवलप हो रहा है और ये मॉलिक्यूल का ये पार्ट इसमें शुरू से है, इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट को क्या बोल देते हैं, यह एक कैसा इफेक्ट है, यह एक परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट को परमानेंट इफेक्ट बोलते हैं। बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट का एक और बहुत बड़ा खासियत है, इंडक्टिव इफेक्ट का एक और बहुत बड़ा खासियत है। क्या चीज खासियत है इंडक्टिव इफेक्ट का बहुत बड़ा? कि यहां पर चार्ज का प्रोपागेशन होता है। क्या बोला हमने अभी लाइन? यहां पर चार्ज का प्रोपागेशन होता है। सर, इस चार्ज के प्रोपागेशन का मतलब क्या है? तो चार्ज के प्रोपागेशन का मतलब है कि किसी भी कार्बन चेन के किसी भी मेंबर पर जो चार्ज डेवलप हुआ है वह चार्ज आगे भी प्रोपागेट होता है, बट विथ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। यहां पर डेल्टा प्लस था तो यहां का जो चार्ज हो जाएगा वो डेल्टा डेल्टा प्लस, माने उससे भी छोटा। यहां का जो चार्ज हो जाएगा वो डेल्टा डेल्टा प्लस हो जाएगा। यहाँ का जो चार्ज हो जाएगा वो डेल्टा 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 प्लस हो जाएगा। जानते हो बेटा, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, माने क्वेश्चन बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडक्टिव इफेक्ट के कारण तीसरे एटम के बाद बोले तो चौथे एटम पर जो क्वांटिटी वाइज चार्ज डेवलप होगा दैट कैन बी नेग्लेक्टेड इजिली। क्या यहां पर क्वांटिटी वाइज कोई चार्ज नहीं डेवलप होगा? होगा, लेकिन वो इतना मामूली सा होगा, इतना छोटा सा होगा, इतना कम होगा कि उसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इतना कहानी समझ में आ गया। चौथा एटम जाते जाते चार्ज एकदम कम, जैसे यहां पर डेल्टा माइनस था तो यहां पर डेल्टा डेल्टा माइनस, यहां पर डेल्टा 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 माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा कार्बन चेन पर जो चार्ज डेवलप होता है वह चार्ज आगे भी प्रोपागेट होता है, लेकिन चार्ज का आगे का प्रोपागेशन जो होता है वो बहुत
मामूली सा होता है, बहुत माने घटते, इंटेंसिटी जो है वो क्या होते जाता है, घटते जाता है। ठीक ठाक, यहां तक समझ में आ गया। जानते हो बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट को दो भाग में बांटा गया है। इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक को बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट और दूसरे को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, माइनस आई इफेक्ट। सुनो ना, सुन लो ना। वैसा इंडक्टिव इफेक्ट जिसमें कार्बन चेन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा हो, दैट टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इन विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कार्बन चेन इंक्रीजेस। अरे बेटा, इन दोनों में कार्बन चेन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस केस में बढ़ा है, नीचे वाले केस में। तो वैसा इंडक्टिव इफेक्ट जिसमें कार्बन चेन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है उसको बोला गया है प्लस आई इफेक्ट, और जिसमें कार्बन चेन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रहा है उसको बोला गया है क्या चीज, माइनस आई इफेक्ट। ये माइनस आई इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में इतने बात जो हमने बताया है, सारी बात सब कुछ ठीक ठाक, एक एक करके जितना चीज बोल रहे हैं ध्यान दिए थे सभी लोग। मॉलिक्यूल के किसी पार्ट में, मॉलिक्यूल में ही मौजूद किसी पार्ट के इलेक्ट्रॉन पुशिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के कारण अगर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के चेन में कोई चार्ज डेवलप हो रहा है तो दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो पार्शियल चार्ज डेवलप करता है, क्योंकि यहां सिग्मा बॉन्ड का हल्का सा शिफ्टिंग, जहां सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वहां से हल्का सा आइदर साइड, या तो उधर या तो इधर शिफ्टिंग हो जाता है। तो सिग्मा बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है, यह एक परमानेंट इफेक्ट होता है। और ये दो तरह का होता है, जिसमें एक को बोलते हैं हम लोग प्लस आई इफेक्ट और दूसरे को बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, सुनो हम आगे बढ़ते हैं। जानते हो बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट में स्टैंडर्ड माना गया है, इंडक्टिव इफेक्ट में स्टैंडर्ड माना गया है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को। गौर से सुनना, इंडक्टिव इफेक्ट में स्टैंडर्ड माना गया है क्या चीज को, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को स्टैंडर्ड माना गया है। सर, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को स्टैंडर्ड मानने के पीछे का तर्क क्या है, इसका क्या मतलब हुआ? तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग हो, उस समय बॉन्ड पेयर कार्बन से जितना दूर है, अगर कोई ग्रुप आकर कार्बन से और नजदीक कर दे, इसके तुलना में कार्बन से और नजदीक कर दे बॉन्ड पेयर को, तो इसका मतलब वह प्लस आई वाला हो जाएगा। और हाइड्रोजन जितनी दूरी पर रखता है बॉन्ड पेयर, अगर उससे ज्यादा दूर कर ले जाए, कार्बन से इलेक्ट्रॉन उससे ज्यादा दूर खींच कर ले जाए, तो फिर वैसे ग्रुप जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, माइनस। कहां से, माने इंडक्टिव हाइड्रोजन जो है ना वो बॉर्डर पर है, इससे ज्यादा मजबूत इलेक्ट्रॉन पुशिंग प्लस आई, और इससे कमजोर इलेक्ट्रॉन इससे मजबूत इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस आई के उदाहरण में चले आते हैं। ये बात समझ में आ गया, कौन प्लस आई हो जाएगा कौन माइनस आई हो जाएगा, ये समझ गए। जानते हो बेटा, ये जो प्लस आई वाले ग्रुपों का उदाहरण है ना वो बहुत सिंपल सा है और वो अधिकतर समय याद रह जाता है। प्लस आई वाले ग्रुपों का जो उदाहरण है वो बहुत सिंपल सा है और अधिकतर समय याद रह जाता है। जैसे माइनस में CH2 माइनस, O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस। निगेटिव चार्ज वाले कोई भी ग्रुप हो जाए, निगेटिव चार्ज वाले कोई भी ग्रुप हो जाए, निगेटिव चार्ज का मतलब क्या चीज, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो आगे की तरफ ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। ठीक है, निगेटिव चार्ज का मतलब वो आगे की तरफ क्या करता रहेगा, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। ठीक, इसके बाद आ जाता है कौन, तो इसके बाद आ जाता है 3 डिग्री अल्काइल, इसके बाद आ जाता है कौन, 3 डिग्री अल्काइल आ जाते हैं। 3 डिग्री के बाद कौन आ जाते हैं, 3 डिग्री के बाद आ जाता है कौन, तो 2 डिग्री अल्काइल आ जाते हैं। 2 डिग्री के बाद कौन आ जाएगा, तो 1 डिग्री अल्काइल आ जाएंगे। 1 डिग्री के बाद कौन आ जाएगा, तो मिथाइल आ जाएगा। अरे बेटा, मिथाइल के बाद कौन आ जाता है, तो ड्यूट्रियम आ जाता है। हमेशा याद रखना, क्या याद रखना, कि ड्यूट्रियम जो होता है वह हाइड्रोजन के तुलना में बहुत कमजोर, हल्का सा ही सही लेकिन इलेक्ट्रॉन पुशिंग होता है। ड्यूट्रियम जो होता है वह हाइड्रोजन के तुलना में हल्का सा इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप होता है। ड्यूट्रियम प्लस आई का उदाहरण में आता है। इतना कहानी समझ में आ गया।
और ये समझते चल रहे हैं सभी कुछ। अच्छा क्या हुआ बोल? वो ऑर्डर में लिखा हुआ है। ये ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो यह जो सीक्वेंस है ये 1+i वाले ग्रुपों का सीक्वेंस है। जानते हो बेटा, जैसे जैसे कार्बन का संख्या बढ़ता जाएगा +i स्ट्रेंथ भी बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो दो ठो 1 डिग्री के बीच में ही कहीं पर कंपैरिजन है, दो 1 डिग्री वाले ही ग्रुप हैं, लेकिन एक 1 डिग्री में 2 कार्बन है और एक 1 डिग्री में 3 कार्बन है चेन में। तो फिर ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप कौन हो जाएगा? तो फिर ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप वो चेन हो जाएगा जिसमें कार्बन का संख्या ज्यादा है। ये +i वाले ग्रुप हो गए। हम लोग चर्चा करने चलते हैं -i वाले ग्रुपों के बीच में। अरे बेटा, -i वाले ग्रुपों का जो लिस्ट है वो थोड़ा सा लंबा है। -i वाले जो ग्रुप होते हैं उसमें सीक्वेंस हो जाता है ये NR3, ये हो जाता है NH3, ठीक है, ये NH3 प्लस, और उसके बाद हो जाता है NO2, इसके बाद हो जाता है NO2, इसके बाद हो जाता है SO2R, इसके बाद दूसरी लाइन में नीचे की तरफ लिखते हैं, इसके बाद हो जाता है साइनाइड, इसके बाद हो जाता है एसिड डबल बॉन्ड OOH, इसके बाद हो जाता है एसिड के बाद हो जाता है सारे हैलोजन्स, ये हो जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सारे हैलोजन्स हो जाते हैं। फिर इसके बाद हो जाता है एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, इसके बाद हो जाता है कीटोन C डबल बॉन्ड OR, इसके बाद हो जाता है क्या चीज, तो इसके बाद हो जाता है OH, ये NH2, इसके बाद हो जाता है C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये ग्रुप, फिर हो जाता है एरोमेटिक ग्रुप, और फिर हो जाता है CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप। अरे बेटा, ये जो सीक्वेंस उधर लिखा हुआ है यह -i का डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ में लिखा हुआ सीक्वेंस है। माने सबसे ऊपर शुरू में जो लिखे हैं वो सबसे मजबूत इंडक्टिव इफेक्ट और अकॉर्डिंगली घटते चला गया है, और सबसे अंत में जो लिखे हैं वो सबसे कमजोर -i वाला ग्रुप है। ठीक है, जानते हो बेटा, यह सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा। ये सीक्वेंस बहुत जगह काम आता है, यह सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब याद रखने का 2 तरीका, या तो जितना है इनको रट ही लिया जाए, या इनको कारण सहित समझा दिया जाए कि देख बेटा उससे मजबूत ये है, उससे मजबूत ये है, तो इसमें से कारण सहित समझा देने पर मैक्सिमम पार्ट इसके याद हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर इनको कारण सहित समझाते चले जाते हैं। आप सुनिएगा, आप सिर्फ ध्यान से सुनते रहिएगा, हम कारण सहित समझाते चले जाते हैं। ध्यान देना बेटा, -i वाले में क्यों कोई कमजोर है और क्यों कोई उससे मजबूत है, उसके कंपैरिजन पर बात करने चल रहे हैं। और सबसे पहला हम जो डिस्कशन करने चल रहे हैं वह इन तीनों के बारे में चल रहे हैं डिस्कशन करने के लिए। अपना पहला डिस्कशन जो होगा वो इन तीनों के बारे में होगा। सुनना, अपना पहला डिस्कशन जो होगा वो इन तीनों के बारे में होगा, ध्यान देना। जानते हो बेटा, जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन में S कैरेक्टर बढ़ते जाता है, हमने क्या शब्द बोला, जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन में S कैरेक्टर बढ़ते जाता है वैसे वैसे सेंटर का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बढ़ते जाता है। अब किसी का कहना है कि सर ये S कैरेक्टर बढ़ना मतलब क्या चीज, यही बात ना। अरे बेटा देखो, जैसे मान लो कहीं पर एक जगह कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, कहीं जगह कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कहीं जगह कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले का हाइब्रिडाइजेशन sp, डबल बॉन्ड वाले का हाइब्रिडाइजेशन sp2, और सिंगल बॉन्ड वाले का हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज, sp3। तो यहाँ पर 2 ही ऑर्बिटल है जिसमें आधा s है आधा p है, तो s का परसेंटेज s जो है वो कितना है 50। यहाँ 1/3 है s, माने 3 ऑर्बिटल में एक s है 33.33%। यहाँ पर जो परसेंटेज s है वो कितना है 33.33, और यहाँ 4 में 1 भाग है s, माने परसेंटेज ऑफ s कितना है 25% है, 4 में 1 माने 25% है। ठीक है, तो देखो सब कार्बन है, तीनों जगह कार्बन ही है। मान लीजिए इस कार्बन से भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी कार्बन से एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी कार्बन से एक हाइड्रोजन है।
तीनों जगह कार्बन से हाइड्रोजन है। आपसे पूछा जाए कि तीनों हाइड्रोजन में ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर से लगा हाइड्रोजन होगा वही ना ज्यादा एसिडिक होगा। अब हम जो नियम बोले थे वो नियम याद है क्या? बोले थे कि जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन में S का परसेंटेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। अरे बेटा, इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? सबसे ऊपर वाला, तो ये हाइड्रोजन ये ज्यादा। अब सुनो ना, आप इन तीनों ग्रुपों को ध्यान से देखो। ये Ar का मतलब एरोमेटिक रिंग, Ar का मतलब क्या चीज है? ये एरोमेटिक रिंग है, एराइल ग्रुप है। अरे बेटा, यहाँ कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है, यहाँ का कार्बन भी डबल बॉन्डेड है, यहाँ का कार्बन भी डबल बॉन्डेड है। आपसे अगर पूछा जाए कि इन तीनों में सबसे मजबूत इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन होगा, तो क्या बोलोगे? पहला वाला। क्यों? क्योंकि वो ट्रिपल बॉन्डेड है, हाइब्रिडाइजेशन में S कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया है। अब बात सुन, सर इथे भी डबल बॉन्ड है, उथे भी डबल बॉन्ड है, तो फिर ये ज्यादा मजबूत क्यों? संख्या वाला फैक्टर के कारण। यहाँ 2 ही कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज, जबकि यहाँ पर हर कार्बन 6 कार्बन का क्लस्टर, 6 कार्बन का ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो कंबाइंड रूप से ये सब मिलजुल कर ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा कि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा? ये वाला। तो क्यों ये पहले फिर ये है, ये तीनों सीक्वेंस समझ में आ गया? ये तीनों याद रह जाएगा। सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों को ध्यान से देखो। अरे बेटा, यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है? यहाँ सेंट्रल एटम कौन है? हाइड्रोजन। इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन विड्रॉ करेगा? क्यों ये पहले, क्यों वो बाद में है? ये बात समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज और देखना, एक चीज और देखना, यहां पर ध्यान से देखो, इन दोनों को ध्यान से देखो। एक इसमें एल्डिहाइड है, एक इसमें कीटोन है। एक इसमें एल्डिहाइड है और दूसरा इसमें क्या चीज है? कीटोन है। सुनना क्या कहना, क्या हमको कहना क्या है वो सुनना। देखो, जैसे मान लेते हैं कि यहां पर यह हमारा एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है और यहां पर यह हमारा एक कीटोनिक ग्रुप है। ठीक है, आखिर ये लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के तरह बिहेव क्यों करते हैं? आखिर ये लोग -I के सीक्वेंस में क्यों आए हैं? तो जब जब यह बॉन्ड ऊपर के तरफ खुलेगा तो ऑक्सीजन पर माइनस और कार्बन पर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा? प्लस। इनका जो पोलर फॉर्म हो जाएगा वो कैसा दिखेगा? इनका पोलर फॉर्म दिखेगा O-, ये प्लस, ये H। इनका भी पोलर फॉर्म कैसा दिखेगा? ये माइनस, ये प्लस, यहाँ लगा हुआ एक अल्काइल ग्रुप। जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, यह कार्बन इधर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का टेंडेंसी शो करने लगा। एंड दैट इज व्हाई ये ग्रुप ओवरऑल बिहेव करता है किसके जैसा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के जैसा। यहाँ और यहाँ के सिचुएशन को कंपैरिजन करो। यहाँ कार्बन पर प्लस आने के बाद कार्बन ने उसको कहा कि सुन हाइड्रोजन, मेरे ऊपर प्लस है, हम उधर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, तुम थोड़ा मदद कर सकते हो तो मेरा पॉजिटिव चार्ज कम कर दो। हाइड्रोजन ने कहा एक्सट्रीमली सॉरी सर, हम बॉर्डर लाइन पर हैं, हम ना इलेक्ट्रॉन देने में विश्वास रखते हैं नहीं। यहाँ अल्काइल ने कहा कि भाई हम तो अल्काइल हैं, हम तो नेचर से ही इलेक्ट्रॉन पुशिंग है, तुसी चिंता ना करो, हम इधर से थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे। तो ही लोग बता, यहाँ का नेट पॉजिटिव ज्यादा होगा कि यहाँ का नेट पॉजिटिव ज्यादा होगा? अल्डिहाइड का नेट पॉजिटिव ज्यादा होगा। क्यों ये इस सीक्वेंस में पहले है और क्यों ये इस सीक्वेंस में बाद में है? ये बात समझ में आ रहा है? ये हैलोजन भी टोटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इस आधार पर है, ये बात ध्यान दिए। अच्छा, एक चीज गौर करना, यहाँ थोड़ा रुकते हैं, एक चीज गौर करना। जानते हो बेटा, यहां से यहां तक हम कंपैरिजन कर दिए हैं, लेकिन एक चीज शायद आपने गौर नहीं किया है, हम कंपैरिजन टुकड़ा टुकड़ा में किए हैं। गौर कर, इन तीनों का एक साथ तुलना किए और फिर इन दोनों का करने लगे, इनका इनके साथ नहीं किए। गौर किए, इन दोनों का करने लगे लेकिन इनका इनके साथ नहीं किए हैं तुलना। ये बात ध्यान दिए, कुछ ग्रुपों का किए हैं, फिर कुछ और का करने लगे, फिर कुछ और का करने लगे, फिर इनका करने लगे, ऐसे ऐसे करके कंपैरिजन किए हैं।
आखिर ऐसा क्यों सर? जानबूझकर किए हैं कि मैंने ऐसे होते चला गया? होशो हवास में जानबूझकर जिम्मेदारी के साथ किए हैं। सुनो एक बात ये कि थ्योरेटिकली कंपेयर करना उन्हीं में संभव है जो कि सेम रीजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं। अरे भाई, एक ही कारण से दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो थ्योरेटिकली कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई तू इस कारण से मजबूत है, तू इस कारण से कमजोर है। ये सब के सब हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर के कारण इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे थे तो इनमें कंपैरिजन हुआ। यहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, प्योरली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे थे इसलिए कंपैरिजन हुआ। ये सब पार्शियल बॉन्ड खुलने के कारण इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे थे इसलिए इन दोनों में कंपैरिजन हुआ। ये लोग भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हैलोजन फैमिली के मेंबर थे, उनमें कंपैरिजन हुआ। बेटा इनका ये अलग कारण से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये अलग कारण से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो इसलिए इनमें ये अलग स्ट्रक्चर है, अलग स्ट्रक्चर है, अलग एटम है, अलग एटम है, अलग कारण है, अलग कारण है। इसलिए उनमें थ्योरेटिकल कंपैरिजन संभव नहीं है। थ्योरेटिकली कंपैरिजन इन्हीं लोगों में किया जा सकता है। और अंतिम वाला इतना भी अगर याद रहे तो भी हम लोगों का बहुत काम चलते रहता है, तो भी बहुत काम। सुनो ना, कहना क्या, पॉजिटिव चार्ज वाले तो मजबूत इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हमेशा होंगे। भाई आप पर पॉजिटिव चार्ज है तो आप दूसरे का इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे ही करेंगे। आप ये तीनों का ये याद रखना। SO2R जनरली नहीं भी आता है, अगर याद रख लो तो कर लो। ये चारों को जरूर याद रखना, हम लोगों का काम इतना ही में चलते रहेगा। न्यूट्रल ग्रुपों में जिनमें चार्ज नहीं है उनमें सबसे मजबूत इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है NO2। याद रख गया? न्यूट्रल ग्रुपों में सबसे मजबूत इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन होता है? NO2 वाला होता है। पक्का पक्का पक्का, ठीक है। और उसके बाद साइनाइड और उसके बाद एसिड हो जाता है, उसके बाद साइनाइड हो जाता है और उसके बाद एसिड हो जाता है। इतना अगर याद रख लो, न्यूट्रल ग्रुपों में सबसे मजबूत, फिर एसिड। इसको नहीं चर्चा कर रहे हैं, वो भी अगर रखना हो तो रख सकते हो। न्यूट्रल ग्रुपों में सबसे मजबूत NO2, उससे कमजोर साइनाइड, उससे कमजोर एसिड। ठीक है, इतना अगर याद रह जाए तो बाकी ये सब क्वेश्चन बनाते समय अब याद आ जाएगा। अगर कंपैरिजन जैसे हम समझाए हैं वो ध्यान से सुने हो तो क्वेश्चन बनाते समय ये चीज याद आ जाता है। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट। अब थोड़ा सा सीक्वेंस हल्का लगने लगा इतना डिस्कशन सुनने के बाद। तो ये हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे क्या चीज के बारे में? तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अलग अलग ग्रुप माइनस आई के बारे में। एक बात जानते हो, इसमें एक बड़ा भयंकर सा क्वेश्चन अभी भी छुपा हुआ है इसी में। दिखा? हाँ, तुरंत भी दिखा। तुमको ना दिखा रोशन? कोई क्वेश्चन ना दिख रहा है? हो गया ना? आशीर्वाद काहे दे रहे हो ऐसे के लिए? तुम लोगों ने दिखा? भाजी नहीं सुन ना बेटा, ध्यान से इस घर में लिखे हुए ग्रुपों को देखो। ये जो घर में ऐसे यहां पर लिखे हैं इन ग्रुपों को ध्यान से देखो। देखिए वो घर में जो ग्रुप लगा हुआ है वो देखिए, उसको ध्यान से देखो। यहां नाइट्रोजन पर प्लस है और यहां भी नाइट्रोजन पर प्लस है, ठीक है। और उसी प्लस के कारण वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर शो कर रहा है, फाइन। बट ये नाइट्रोजन में तीन तरफ कैसा ग्रुप लगा हुआ है? अल्काइल। और यहां वाले नाइट्रोजन में तीन तरफ कैसा ग्रुप लगा हुआ है? हाइड्रोजन। तुम ही लोग बता, इन दोनों में ज्यादा मजबूत इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन होना चाहिए? अरे बेटा ये इलेक्ट्रॉन पुशिंग है, ये तीनों इलेक्ट्रॉन पुश कर करके यहाँ वाले चार्ज को थोड़ा बहुत क्या कर देगा? घटा देगा। जबकि यहाँ तो बॉर्डर लाइन हाइड्रोजन है, नहीं घटाएगा। क्या लगता है पहले किसको और बाद में किसको होना चाहिए? अब दिखा क्वेश्चन जो हम बोलना चाह रहे थे कि आपको दिख जाए, वो दिखा? क्वेश्चन दिखा? पक्का? अभिषेक आओ तो अब इसका जवाब देते चलते हैं। अरे बेटा यह जो सीक्वेंस लिखा हुआ है अपने जगह पूरी तरह से सही है और पूरे होशो हवास में लिखा हुआ सीक्वेंस है। हाँ,
कारण समझिएगा ध्यान से। देखो होता क्या है, अगर हम लोग कहीं पर अमोनियम आयन ले लें, अगर हम लोग कहीं पर कौन सा आयन ले लें, अमोनियम आयन ले लें, NH4+, तो यहां भी नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है। यह अपना नाइट्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए क्या करता है जानते हो, थोड़ा देर के लिए एक H+ बाहर निकाल देता है और अपना चार्ज पूरी तरह से क्या कर लेता है, खत्म कर लेता है। खूब ध्यान से समझना, खाली शब्द मत सुनना, भावना सहित बातों को समझना। अमोनियम आयन में ये मान लो नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के चारों तरफ हाइड्रोजन था और इस पर कैसा चार्ज था, प्लस, और इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव और उस पर प्लस, उसके कारण वो बहुत स्टेबल हालत में नहीं था। तो उसने क्या किया कि थोड़ा देर के लिए अपना हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेकर उसको तोड़कर निकाल दिया, क्या चीज के रूप में, H+ के रूप में, ये इधर बन गया। जितना देर तक वो H+ उसके साथ नहीं है, उसका चार्ज कैसा, कितना, 0, उसका चार्ज कितना, 0। तो देखो यह इक्विलिब्रियम में होता है, कभी नाइट्रोजन पर +1, कभी 0, कभी +1, कभी 0, कभी +1, कभी 0। इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता है ना, इधर उधर वही एक ही नाइट्रोजन पर गौर करते रहोगे तो कभी कभी 0, कभी कभी +1। अरे बेटा, अगर उसका एवरेज चार्ज हम लोग निकालने लगेंगे तो उसका एवरेज चार्ज कितना आ जाएगा, 0.5, आधा हो गया है उसका एवरेज चार्ज। तो नाइट्रोजन के साथ अगर हाइड्रोजन हो या ऑक्सीजन के साथ अगर हाइड्रोजन हो और उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन हो और वैसे कंडीशन में उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, तो वह अपने पॉजिटिव चार्ज को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है, वह अपने पॉजिटिव चार्ज को बहुत अच्छे से सामंजस्य बिठा लेता है बाय रिमूविंग H+ आयन। जानते हो बेटा, ये अगर हाइड्रोजन, ये भी तो हाइड्रोजन निकालेगा और ये हाइड्रोजन जब निकालने लगेगा तो इसका चार्ज जस्ट क्या हो जाएगा, एवरेज में आधा हो जाएगा, इसका चार्ज एवरेज में क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जबकि ये कितना मजबूत भी इलेक्ट्रॉन पुशिंग हो, इंडक्टिव इफेक्ट में बोले थे ना कि हल्का सा चार्ज डेवलप होता है, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ये जो मदद करेगा वह 0.1 यूनिट से ज्यादा मदद नहीं करेगा। तो 0.1 यूनिट इधर, 0.1 यूनिट इधर, 0.1 यूनिट इधर, ये तीनों के मदद के बावजूद भी यहां वाला चार्ज कितना बचा रह जाएगा, लमसम 0.7 यूनिट, और यहाँ का चार्ज पहले ही हाइड्रोजन हटाकर कितना हो गया है, 0.5। तो अब इन दोनों में मजबूत इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन, बात समझ में आ गया। अगर तुम लोग से पूछा जाए कहीं पर कि एक जगह मान लो OH2+ ग्रुप है और एक जगह OR2+ ग्रुप है, इन दोनों में मजबूत इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन होगा, तो क्या बोलोगे, OR2+ होगा। ये बात समझ में आ रहा है, श्योर, पक्का। नाइट्रोजन में सर अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा देंगे तो उसका क्या होगा, और ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा होगा ना सर, हाँ सबसे ज्यादा। तो ये हम लोग -I वाले ग्रुपों का सीक्वेंस देख रहे थे। हम लोग अगले लेक्चर में इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड यूज और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।